नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं संविधान की संरचना। तो जैसे कि आपको पता है, हमने जो इसके पहले बात की है विशेषताएं, यानी कि जो संविधान है, संविधान के फीचर्स के बारे में हमने देखे कंप्लीट डिटेल में। अब संविधान के फीचर्स का मतलब ही होता है कंप्लीट संविधान, यानी कि उसका एक जिस्ट या उसका एक सार हमने पढ़ लिया है। अब हम धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि हमने बात किए थे, हमारा जो संविधान है वो एक प्रकार से कठोर भी है और दूसरे प्रकार से लचीलापन भी उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि इसको चेंजेस करना है, यानी कि इसमें संविधान संशोधन करना है तो काफ़ी कठिन प्रक्रिया का भी यहाँ पालन किया जाता है और कभी कभी ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है कि आसानी से उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो कठोर प्रक्रिया जैसे कि मैंने बताया था 2/3 यानी कि विशेष बहुमत के द्वारा, और कभी कभी आधे से अधिक राज्यों का सहमति होना भी जरूरी है अगर फेडरल सिस्टम यानी कि जो संघ है उसके ढांचे से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो उसके लिए। परंतु लचीलेपन की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली क्या होता है, संसद के द्वारा ऐसा संशोधन भी कर लिया जाता है जिसमें मात्र साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो दोनों कंडीशन हमको यहाँ पे देखने को मिली थी। उसी के हिसाब से अगर देखें तो हमारी संविधान की संरचना, अब देखें हमारा जो संविधान है आज से लगभग 70 साल पहले हमारा संविधान बना है, और 70 साल के बाद भी यानी कि अभी की डेट में अगर देखें तो वर्तमान कंडीशन में हम देख सकते हैं हमारा संविधान जैसे कि वैसे ही बना हुआ है। मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है संविधान का, वो यहाँ पे कोई भी चीज़ें उसमें मतलब हो सकता है चेंज भी हुई है, परंतु उसको बिगाड़ा नहीं गया। चाहते तो इस समय तक उसको नष्ट कर दिया जाता, मतलब ऐसी ऐसी कंडीशन सामने मतलब पीछे हमको देखने को मिली है। तो जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ा नहीं है। इसी के हिसाब से देखें तो संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो क्यों नहीं बिगड़ा, उसको बनाए रखने के लिए क्या क्या कंडीशन यहाँ पे गुजरे हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे संविधान का संशोधन, यानी कि संविधान का संशोधन जो है वो किस प्रकार किया जाता है, क्यों किया जाता है। अब देखिए संविधान का जो संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं संविधान की जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ अनुच्छेद नंबर 368 जो कि संविधान संशोधन के तहत हम बोल सकते हैं, ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसी के अंतर्गत वर्णित की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ऐसा यहाँ पे बात आई थी, या फिर नहीं कर सकती। दोनों बात सामने आई थी 368 में। मतलब संसद जो है मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है हमारे, उसमें संशोधन कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। यह विषय जो है संविधान लागू होने के 1 वर्ष पश्चात ये जो है प्रश्न सामने आया, किसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के, एससी के सामने। ये मतलब 1950 में संविधान हमारा लागू हुआ, 1951 में ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। तो इसी के तहत हम देख सकते हैं एक मामला आया जिसको बोलते हैं हम शंकरी प्रसाद मामला 1951। तो शंकरी प्रसाद मामले में पहले संविधान संशोधन हुआ 1951 में, उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें हम बोल सकते हैं संपत्ति का जो अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, इसमें क्या की गई, कटौती की गई। किसमें, शंकरी प्रसाद मामले 1951 में। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। मतलब इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि 368 के तहत हम फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। इसकी शक्ति किसके अंतर्गत अंतर्निहित है, 368 के तहत है, ऐसा बोला गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसके बाद हम देख सकते हैं अनुच्छेद नंबर 13 की बात करते हैं। तो आपको पता होगा जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट हम देख सकते हैं 12 से लेकर 35 तक हमको फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं भाग 3 में, ठीक है। अब 13 जो है, 13 भी एक प्रकार का क्या है, फंडामेंटल राइट का ही पार्ट हम बोल सकते हैं, जिसमें विधि या फिर हम बोल सकते हैं लॉ की बात कही गई है, विधि और लॉ। तो क्या बात कही गई है इसमें, देखिए फंडामेंटल राइट के संबंध में यहाँ बात की गई है। जैसे संसद के द्वारा क्या किया जाता है, कभी कभी लॉ को तैयार किया जाता है या फिर कोई विधि बनाई जाती है, यानी कि लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, और प्रेसिडेंट महोदय ने उसको मतलब अपने ऑटोग्राफ दिए, साइन किए उसमें, और ये बन गई विधि, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है अनुच्छेद नंबर 13 में बोला गया कि इस शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां यानी कि कानून ही आती है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं आते। मतलब ऐसी विधि जो सामान्य है, जो कि फंडामेंटल राइट का हनन करती है, यानी कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। परंतु यदि बात की जाए 368 के तहत अगर कोई संशोधन होता है तो वो चीजें अनुच्छेद नंबर 13 में नहीं आएगी, यानी कि उनको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता 368 वाली को।
परंतु नॉर्मली जो विधि सामान्य कानून होते हैं जो लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट की मोहर से क्या होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं और विधि बना दी जाती हैं, और अगर वो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है या उनके खिलाफ है या उनके विरुद्ध है तो उस विधि को नल एंड वॉइड यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। परंतु 368 के तहत जो भी संशोधन किया जाएगा वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ बात की जा रही है। इसलिए संसद जो है संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त करा सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकारों को वापस भी ले सकती है संविधान संशोधन यानी कि 368 के तहत। इसी के पश्चात हम देख सकते हैं, देखिए गोलकनाथ मामला आया 1967 में, तो इसमें क्या बात की गई, इसमें बात की गई कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहली वाली स्थिति बदल दी। पहली वाली मतलब इसके पहले जो स्थिति उन्होंने दी थी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है। मतलब पहले संसद ने क्या बोला था, संसद ने बोला था कि 368 के तहत संविधान संशोधन भी, मतलब संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों को भी चेंज करने की शक्ति 368 में है। परंतु गोलकनाथ मामले में व्यवस्था चेंज हो गई, क्या बोली गई कि जो मौलिक अधिकार है वो अपरिवर्तनीय स्थान उनको प्राप्त है, मतलब यहाँ पे उनको संविधान के संशोधन के अंतर्गत उनको चेंजेस नहीं किया जा सकता। इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है और ना ही किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। ये बात की गई गोलकनाथ मामले में। इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। पहले तो हम गोलकनाथ मामले के बारे में थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं। जैसे संवैधानिक जो संशोधन है अधिनियम, उसकी अनुच्छेद नंबर जो 13 है हमने ऊपर पढ़े हैं, उसके आशय के अंतर्गत एक कानून है और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा गोलकनाथ मामला जो हम देख रहे हैं अभी, गोलकनाथ मामले की अगर बात करें तो यहाँ पे 1967 में आया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद ने एक और संविधान संशोधन किया जिसको हम बोलते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971। 1967 में आया था और ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। 1971 में ये अधिनियमित हुआ और इस अधिनियम ने जो 13 है, आर्टिकल नंबर 13 इसमें तथा 368 में, आर्टिकल नंबर 13 और 368 में संशोधन कर दिया और घोषित किया। देखिए अभी तक क्या प्रावधान था कि आर्टिकल नंबर 13 में बोला गया था कि 368 के तहत जो भी काम किया जाएगा वो असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा और जो सामान्य कानून होगा वो असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। कब? जब वो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं। पर संसद ने देखिए 13 में भी चेंजेस कर दिया और 368 में भी। कब? 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। तो आपको याद रखना, आगे हम संविधान संशोधन भी पढ़ने वाले हैं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, मतलब आगे के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो जो आर्टिकल नंबर 13 है संसद ने किसमें, 24वां संविधान संशोधन 1971 में 13 और 368 दोनों में क्या किया, संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद नंबर 368 जो है, अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकारों को वापस लेने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद जो है 13 के असहयोग के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 368 में फिर से यहाँ बोल दिया गया है कि 24वां संविधान संशोधन करके कि किसी भी प्रकार से संसद जो है मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है या फिर उनको वापस ले सकती है, ऐसी शक्ति संसद को प्राप्त है। अब बात आती है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मामला है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम भारतीय, मतलब जो है जो केरल राज्य है उसके खिलाफ यहाँ पे ये मामला आया था 1971 में। अब ये केशवानंद भारती जो है ये केरल में एक प्रकार से जो मठ है वहाँ के स्वामी हुआ करते थे। हालांकि इनका जो है अभी वर्तमान में निधन हो चुका है। ठीक है, 2020 की अगर मैं बात करूँ तो इनका जो है निधन हो गया है अभी अभी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, उन्हीं के नाम पे हम देख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया है जिनने पूरी, मतलब जो है पूरे संविधान में एक प्रकार से तहलका मचा डाला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मान लीजिए कोई हमने घर बनाए हैं, ठीक है, घर बनाए हैं, कॉलम बीम सारी चीज़ें हम बनाते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से अगर देखें तो किसी व्यक्ति के द्वारा उसको चेंजेस कैसे किया जाता है, अंदर हम देखें तो प्लाई के पार्टीशन बना दिए जाते हैं, उसको जैसी मर्जी बाद में तोड़ भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको मिटा सकते हैं और फिर से बनाए जा सकते हैं। तो अंदर देखिए, अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस हो रहा है, मेन जो नींव है यानी कि जो कॉलम है और बीम है उसमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से संविधान में बात की गई है कि अगर आप किसी भी प्रकार का संशोधन करते हो तो संशोधन के पश्चात ऐसा आउटपुट नहीं आना चाहिए कि उसकी बेसिक स्ट्रक्चर ही हिल जाए। तो बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब क्या है, जैसे फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। मतलब इस प्रकार से संशोधन किया जाए ताकि उसकी थीम न बिगड़े, यानी कि उसका जो
एक प्रकार से जिस्ट आता है, जो मतलब हम संविधान बोल सकते हैं, संविधान का जो बेसिक सारांश होता है, उसका अर्थ होता है, वो ना बिगड़े, इस प्रकार से आप संशोधन करिए, तो उसी को हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये मामला मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो मतलब संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का जो मामला आया वो कहाँ पे आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1973 में आया और ये सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रत्यादिष्ट कर दिया, मतलब केशवानंद भारती मामले में जो पहले के निर्णय थे उसको परिवर्तित यहाँ पे कर दिया। 24वां संशोधन जो 24वां संशोधन हुआ था, 24वां संशोधन अधिनियम जो 1971 में हुआ था, 1971 में जो भी हुआ था, हालांकि उसकी वैधता तो अभी भी बरकरार यहाँ पे मानी जाती है और व्यवस्था भी जो है संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है, ऐसा मतलब 24वां संविधान संशोधन का जो स्थिति थी वो अभी भी मतलब रेगुलर चल रही है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत भी लागू किया जिसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूल संरचना हम बोल सकते हैं। तो ये मूल संरचना वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये हम देख सकते हैं। इसने व्यवस्था दी कि 368 जो जिसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है, 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे जो है संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। इसका अर्थ है कि संसद जो है मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। मतलब इसमें केशवानंद भारती जो व्यक्ति थे, मतलब जो मामला था उसमें बोला गया कि भाई आप कितने भी चेंज करो, मतलब पूरा तहस नहस कर डालो, मतलब आप फंडामेंटल राइट चेंज करो, सभी चीज़ें चेंज करो, डीपीएसपी चेंज करो, सभी मतलब जो संविधान है उसमें सभी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, परंतु उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो भाई देखिए यहाँ पे तो मजाक किया जा रहा है। कैसे? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है फंडामेंटल राइट, प्रस्तावना, डीपीएसपी। तो जब यहाँ पूरा चेंजेस करने, मतलब एक प्रकार से चूरन दे रहे, एक प्रकार से हम एक बोल सकते हैं। मतलब पहले तो बोला जा रहा है कि पूरा चेंज कर डालो, परंतु बोला जा रहा है बेसिक स्ट्रक्चर मतलब प्रस्तावना चेंज मत करो, फंडामेंटल राइट चेंज मत करो, ठीक है, संघ जो है पूरा भारत का उसको मत बिगाड़ो। तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये सभी मूल संरचना के अंतर्गत आती है। अब यहाँ देखिए मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकते, तो जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं ये सभी हमको बेसिक स्ट्रक्चर के तहत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पुनः एक और संविधान संशोधन हुआ जिसको हम बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इसको आप बोल सकते हैं, हमने जब बात किए थे पीछे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, यानी कि एक छोटा संविधान इसको हम बोल सकते हैं। आप छोटा संविधान क्यों बोला जा रहा है आप समझ सकते हैं। जब बड़ा संविधान हमने देखे तो इतना वो है खतरनाक है, तो उसी का छोटा भाई मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इसमें इतने अधिक चेंजेस किए गए कि इसका नाम जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे पड़ गया। तो न्यायपालिका द्वारा एक प्रकार से मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में क्या हुआ, संसद ने 42वां संविधान संशोधन 1976 यहाँ पारित किया। और इस अधिनियम में जो अनुच्छेद था, अनुच्छेद 368, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है, इसमें मतलब संशोधित कर यह घोषित किया कि संसद की जो विधायी शक्ति है, जो कि एक प्रकार से कानून बनाने वाली शक्ति है, उसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब वो किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। ऐसा यहाँ पे संशोधन किया गया संसद के द्वारा 368 में। और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, जिसे हम बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब न्यायिक समीक्षा क्या होती है, मान लीजिए जो लेजिस्लेटिव होती है, एग्जीक्यूटिव होती है और एक होती है जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव के द्वारा क्या किया जाता है, विधायिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं और एग्जीक्यूटिव के द्वारा उसको एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ठीक है। और जुडिशरी क्या काम करती है, अगर यहाँ पे लेजिस्लेटिव मतलब जो विधायिका उसके द्वारा कोई कानून बनाया गया उसको वो चेक करती है। अगर यहाँ पे फंडामेंटल राइट या बेसिक स्ट्रक्चर को हनन करने वाले हैं या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो इसके द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, इस कानून को। तो यहाँ पे ये जो पावर है इसकी, ये न्यायिक समीक्षा की पावर है जुडिशरी की। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी चेंजेस किए जाएंगे संसद के द्वारा 368 में, मतलब फंडामेंटल राइट से संबंधित जो विधायी प्रक्रिया उसकी सारी चीज़ें, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा बोला गया है। किसमें, जो 42वां संविधान संशोधन आया था उसमें, ठीक है। मतलब न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, जो संविधान संशोधन उसको किसी भी आधार पर, चाहे वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्यों ना हो। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक और मामला आया आगे, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में। तो मिनर्वा मिल्स मामले में इस प्रावधान को अमान्य कर दिया। मतलब आप किसी भी प्रकार का कानून बनाए उसको न्यायिक समीक्षा के तहत लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा यहाँ बोला गया मिनर्वा मिल्स मामले में। अगर ऐसा नहीं होगा तो संसद जो है किसी भी प्रकार का जो है संविधान संशोधन कर देगी और न्यायपालिका को उसकी खबर तक नहीं होगी और पूरा जो संविधान है उसका तहस नहस किया जा सकता है।
तो यहाँ पे मिनर्वा मिल्स मामले में ये जो प्रावधान है फिर से वापस आ जाए, यानी कि आपको जुडिशियल रिव्यू मतलब यहाँ पे जरूरी है। कोई भी कानून बनाओ आप, संशोधन करो, तो जुडिशियल रिव्यू वहाँ पे जरूरी है। अमान्य कर दिया क्योंकि जो मतलब जो यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो न्यायिक प्रक्रिया मतलब न्यायिक जो समीक्षा थी उसके बाहर थी, तो न्यायिक समीक्षा के अंदर लाना था। तो जो मूल विशेषता है अनुच्छेद नंबर 368 से संबंधित मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी। मतलब अब फाइनली क्या है, न्यायालय ने मूल संरचना को एक प्रकार से यहाँ पे मान्यता प्रदान कर दी, क्योंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधन कार्य शक्ति दी थी। इसलिए इस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद को इसे चरम अथवा निर्कुंज सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता। मतलब किसी को अगर पावर दी जाए तो किसी को पावर हम कैसे देते हैं, मतलब वो अच्छा उपयोग करे, इसलिए अगर वो पावर का मिसयूज करे तो फिर तो ये गलत बात हो जाएगी, तो इसलिए उसको पावर नहीं दिया जाए। तो इस प्रकार ऐसी पावर दिया जाए कि वो ना तो मिसयूज कर सके, ना ही उसको काफ़ी मात्रा मतलब एक प्रकार से चरम या निर्कुंज सीमा तक उसको बढ़ा सके, नॉर्मली मतलब सही रूप में उसका यूज करे, इसलिए उसको पावर दी जाती है। तो संसद की जो पावर है वो यहाँ पे एक प्रकार से संकुचित कर दी गई। मतलब किसी भी प्रकार के कानून बनाए न्यायिक समीक्षा जरूरी है। वास्तव में जो सीमित संसद जो है सीमित मतलब संसद को संशोधन कार्य शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक मानी जाती है, और इस शक्ति की सीमा जो है बाध्यता मतलब सीमा बाध्यता को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हम देखें 368 जो है संसद जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन कार्य शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती, अथवा संविधान को रद्द अथवा उसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। मतलब संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो संसद के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक और मामला आया वामन राव मामला 1981 में। तो इसमें क्या हुआ, इसमें संसद जो है मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने जो बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर को क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल जो कि मामला आया था 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 अर्थात हम बोल सकते हैं केशवानंद भारती मामला का जो दिन था फैसले का, उसके पश्चात जो भी कानून अधिनियमित किए जाएंगे वो संविधान संशोधनों पर सभी प्रकार से ये वाला जो है केशवानंद भारती मामला यानी बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू होगा। तो ये सारी चीज हमने यहाँ पे देखा है। अब हम बात कर लेते हैं मूल संरचना के तत्व। मूल संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का जो तत्व है, हम कौन कौन सी चीजों को मान सकते हैं संविधान में। तो देखिए संविधान की सर्वोच्चता यानी कि कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो ये संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट माना जाता है। इसके अलावा वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान स्थिति जो है संसद अनुच्छेद 368 के अधीन किसी भी भाग मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु उसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ये काम करना पड़ेगा, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित ना हो इस प्रकार वो संशोधन कर सकती है संसद। उसी के तहत ये हम देख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरा जो है भारतीय राजनीति की सार्वभौमिकता, लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक जो भी व्यवस्था है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आती है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र यानी कि किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी गई, ये भी इसी का क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। अब धर्मनिरपेक्ष जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत ये शब्द जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात की जा रही है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण होता है, वो सारी चीज़ यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आती है। संविधान का संघीय स्वरूप ये भी बेसिक स्ट्रक्चर, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, कल्याणकारी राज्य जो है न्यायिक मतलब सामाजिक आर्थिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा जो फंडामेंटल राइट उसके अंतर्गत, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन। इसके अलावा मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द संतुलन, तो दोनों में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों भी यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखें तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी किसके अंतर्गत आता है, बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी सर्वोच्चता यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद हम देख सकते हैं संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति भी यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत अनुच्छेद नंबर 32 जो कि उपचारों का अधिकार बोलते हैं यहाँ पे, मतलब ये संविधान की आत्मा है। इसी के तहत वो जो मौलिक अधिकार में हनन होता है, इसी के तहत यहाँ पे न्यायालय के पास जाया जा सकता है या न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार होता है।
आर्टिकल नंबर 136, आर्टिकल नंबर 141, आर्टिकल नंबर 142, इसके अंतर्गत संसद जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी शक्तियों का भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद नंबर 226 और 227 ये इसके अंतर्गत न्यायालय की जो शक्ति है उच्च न्यायालय की वो भी किसके अंतर्गत आती है, बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आती है। तो ये सारी चीज़ हमने देखे यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे लिखते जाए, मतलब वहाँ पे हमको बताएं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते चले जाएगा। तो चलिए अब फाइनली देख लेते हैं हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको देखने के पश्चात हम देखते हैं अब संविधान संशोधन के बारे में। अब देखिए 70 साल पहले जो संविधान लागू हुआ है 1950 में, और आज की डेट देखें लगभग 70 साल बाद हम देखें तो क्या परिस्थिति वैसे की वैसे मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। उस समय परिस्थिति कुछ और हुआ करती थी। नया नया हमारा जो भारत है वो आज़ाद हुआ था, यानी कि 200 साल ब्रिटिश शासन के अधीन हम रह चुके थे गुलामी के अंधकार में। और उसके पश्चात जब आज़ाद हुआ तो उस समय की कंडीशन अलग थी, पर आज की कंडीशन अलग है। तो काफ़ी चेंजेस यहाँ देखने को मिलते हैं। तो क्या परिस्थिति वैसे की वैसे मिली, नहीं मिली, ठीक है। तो जरूरत पड़ने पे क्या हो, मतलब परिस्थिति के अनुसार उसमें जो है कुछ जो है प्रावधान जोड़े जाए, कुछ यहाँ पे चेंजेस किए जाए, तो उनको एक प्रकार से यहाँ पे संविधान संशोधन की व्याख्या, मतलब हम संविधान संशोधन उनको बोल सकते हैं। या फिर हम जो है संविधान मतलब एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसको बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या फिर संविधान संशोधन बोला जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे प्रमुख कुछ संविधान संशोधन। उसके पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं संविधान संशोधन का, ताकि हमको सारी चीज़ें आसानी से क्लियर होते चले। तो चलिए यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं संविधान संशोधन। जो किसी मतलब एक प्रकार से देखें भारत की, तो भारत के अलावा किसी अन्य लिखित संविधान में जो है भारतीय संविधान की तरह परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें संशोधित करने और व्यवस्थित करने की यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिलती है। मतलब अन्य जो कंट्री है उनके अलावा देखें भारत में ये व्यवस्था हमको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और यहाँ देखें संशोधन जो प्रक्रिया है ब्रिटेन के समान आसान भी यहाँ पे। ब्रिटेन में आपको पता होगा ब्रिटेन में कैसी होती है, साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, 51% जो बहुमत है वो प्राप्त हो जाए, यानी कि साधारण बहुमत। तो ये ब्रिटेन में। और एक कठोर भी हमको देखने को मिलता है, जैसे यूएसए की बात करें तो यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी हमको देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी अत्यधिक कठिन भी है और काफ़ी लचीलापन भी है। दोनों चीज़ें की प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है संविधान में भारत के अंतर्गत। और भारतीय संविधान हम दोनों चीज़ों का मिश्रण इसको बोल सकते हैं, लचीलापन का भी मिश्रण है और कठोरपन का भी यहाँ पे मिश्रण देखने को मिलता है। यह दोनों का मतलब जो है मिश्रण है। और संविधान के भाग 20 की बात करें तो भाग 20 अनुच्छेद नंबर 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में एक प्रकार से संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है संसद को। और उसके पश्चात जो है जुडिशरी जो है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें एक प्रकार से न्यायिक समीक्षा का पावर उसको सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अब संसद अपनी संविधायी जो शक्ति है उसका प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन या निरसन रूप में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि मूल संरचना में किसी भी प्रकार का प्रभाव ना हो। यानी कि हम बोल सकते हैं केशवानंद भारती मामला जो आया था 1973 में, तो इसमें एक प्रकार से व्यवस्था दी गई कि मूल ढांचे को छोड़कर आप किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हो, ठीक है। तो ये व्यवस्था आई 1973 केशवानंद भारती मामला में। ये केरल राज्य के विरुद्ध यहाँ पे इन्होंने जो है मतलब देखने को मिलता है। इसके अलावा जो संशोधन है एक प्रकार से देखें संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें हम देखें तो 368 में वो हमको देखने को मिलती है। अच्छा क्वेश्चन आंसर आप बताइए। आंसर में आपको बताना है कि जो अनुच्छेद नंबर 368 है वो तो हमने देखे कहाँ पे है, भाग नंबर 20 में। परंतु अनुच्छेद नंबर 368 के तहत जो संविधान संशोधन की पावर ली गई है वो किस कंट्री से ली गई है, यानी कि कौन से देश से, ये कौन से देश का स्रोत है ये संविधान संशोधन का, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इसके अलावा हम देख सकते हैं संविधान के संशोधन का आरंभ जो है संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन के द्वारा इसको स्टार्ट किया जा सकता है। सदन में जो मतलब किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक स्थापित किया जा सकता है। और राज्य विधानमंडल में ये काम नहीं किया जाएगा। राज्य विधानमंडल की अगर बात करें तो यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है उसमें ये काम नहीं किया जाएगा, सिर्फ सेंटर पर यानी संसद के दोनों पक्ष यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी प्रकार से यहाँ पे इसको शुरू किया जा सकता है। और विधेयक को किसी मंत्री और गैर सरकारी जो सदस्य होते हैं उसके द्वारा भी यहाँ पर शुरू किया जा सकता है। और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति यहाँ पे जरूरी नहीं होगी। विधेयक को दोनों सदन यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में, दोनों सदनों में विशेष बहुमत अर्थात
2/3 जो मेजोरिटी है उसमें पारित करना अनिवार्य है। और यह बहुमत जो होना चाहिए 50% से अधिक, यानी कि सदन के कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3, यानी कि हम बोल सकते हैं मान लो 100 सदस्य है और 100 में से पूरे तो उपस्थित होंगे नहीं, पूरे में से मान लीजिए आप जो है 60 सदस्य उपस्थित हो गए, तो 60 सदस्य उपस्थित सदस्यों में से 2/3 यानी कि 40 सदस्य आपके क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेजोरिटी में होना चाहिए। तो इसको बोला जा रहा है 2/3 मेजोरिटी में क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। और यहाँ पे हम देखें तो प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लोकसभा में 2/3 में होना चाहिए, और अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ भी 2/3 होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते दोनों को ज्वाइंट कर लें, ठीक है, ज्वाइंट करने के पश्चात जो है अगर मेजोरिटी नहीं आ रही, ज्वाइंट करने के पश्चात 2/3 वहाँ बनाकर हम संविधान संशोधन विधेयक बना सकते हैं, पर ऐसा प्रावधान यहाँ पे नहीं है। प्रत्येक प्रावधान में 2/3 मेजोरिटी के द्वारा यानी कि विशेष बहुमत के द्वारा यहाँ विधेयक पास होना चाहिए, तभी उसको संविधान संशोधन के तहत लाया जा सकता है, नहीं तो उसको फेल कर दिया जाएगा। संयुक्त बैठक का प्रावधान यहाँ पे नहीं है। अब संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल नंबर को मतलब किस आर्टिकल में आता है ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। 2 क्वेश्चन हो गए आपके कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, और दूसरी चीज़ अगर बात करें तो हमारा जो संयुक्त बैठक है वो उसका प्रावधान किस आर्टिकल में है, ये दोनों चीज़ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा हम देखें तो जो संसद है, संसद दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात वो राज्य विधानमंडलों की संस्तुति जहां आवश्यक हो, जैसे मान लीजिए कोई कानून है, कोई विधेयक है, कोई लॉ है, ठीक है, अगर वो क्या हो संघ या फेडरल सिस्टम से संबंधित हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या फिर किसी राज्य के नाम या फिर जो भी है राज्य से संबंधित कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस है, तो राज्यों की सहमति वहाँ पर जरूरी होती है अगर कंडीशन हुई तो, है ना कि मतलब जो राज्यों की संस्तुति के लिए उसको भेजा जाता है और उसके पश्चात उसको राष्ट्रपति के पास स्वीकृति मतलब सहमति के लिए भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, और एक प्रकार से देखें तो सहमति देंगे वे, और ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, मतलब एक प्रकार से ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। मतलब जो राष्ट्रपति है वो सहमति दे देंगे, और राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात जो विधेयक एक कानून या अधिनियम बन जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम जिसको हम बोलते हैं। संविधान में अधिनियम की तरह इसको जो एक प्रकार से समावेश कर लिया जाता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट में एक चेंजेस हुआ था, तो आर्टिकल नंबर 21A में इसको जोड़ दिया गया, जिसको शिक्षक अधिकार जिसे हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से संविधान संशोधन को ऐसे राइट साइड में जो है एक लेटर से इंडिकेट कर लिया जाता है। इसके पश्चात हम देख सकते हैं संविधान के जो प्रकार है वो हम देख सकते हैं। हमको 2 प्रकार के संविधान संशोधन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के संविधान संशोधन कैसे, एक तो विशेष बहुमत यानी कि 2/3 और एक साधारण बहुमत। अब विशेष बहुमत में भी हमको 2 चीजें देखने को मिलती है, यानी कि विशेष बहुमत के द्वारा और आधे से अधिक राज्यों की सहमति के पश्चात विशेष बहुमत के द्वारा, ये 2 चीजें हमको देखने मिलती है। और एक तो साधारण बहुमत। तो मतलब हम 2 प्रकार के संविधान संशोधन की व्यवस्था है, परंतु हम 3 प्रकार से संविधान संशोधन यहाँ पे कर सकते हैं। तो 368 के तहत ये व्यवस्था दी गई है, यानी कि विशेष बहुमत के द्वारा और आधे से अधिक राज्यों की सहमति के द्वारा ये जो दोनों चीज है वो हमको देखने को मिलेगी 368 में, दोनों चीजें। और एक और हमको देखने को मिलेगी साधारण बहुमत के द्वारा, जो कि संसद को शक्ति प्रदान की जाती है, यानी कि 51% मेंबर यहाँ पे बहुमत सिद्ध हो जाए तो यहाँ पे ये प्रक्रिया मतलब कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ देखिए जो विशेष बहुमत है, मतलब विशेष बहुमत तो हमने देख लिए, आधे से अधिक राज्य भी यहाँ पे देख लिए। इसके अलावा हम देखें जो संविधान संशोधन है, हमने बोले 2 प्रकार के संविधान संशोधन की व्यवस्था हम पर हम 3 प्रकार से इसको कर सकते हैं, जैसे संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, फिर विशेष बहुमत के द्वारा, और विशेष बहुमत के साथ साथ में राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के द्वारा। तो ये तीनों चीजें हमको देखने को मिलती है। तो साधारण बहुमत के द्वारा नॉर्मल जो कानून होते हैं वो यहाँ पे क्लियर होते हैं। विशेष बहुमत में जैसे फंडामेंटल राइट में चेंजेस करना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, विशेष बहुमत। और अगर राज्य के स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ चीजें हैं तो विशेष बहुमत भी लगेगा, और आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी यहाँ पे देखने को मिलती है, अगर फेडरल सिस्टम से संबंधित संघ सिस्टम से संबंधित कोई संशोधन है तो। अब यहाँ एक एक करके देख लेते हैं। संसद के साधारण बहुमत वाले कुछ जो मतलब हम देख सकते हैं, जो कि अनुच्छेद नंबर 368 की सीमा से बाहर उनको रखा जाता है। 51% जो मत है वो अगर प्राप्त हो तो ये संविधान संशोधन ओके हो जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसकी क्षेत्र जो सीमाएं हैं और संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन, ये साधारण बहुमत के अंतर्गत चेंजेस किए जा सकते हैं।
इसके अलावा राज्य विधान परिषद का निर्माण है उसकी समाप्ति। दूसरी अनुसूची जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए उपलब्धियां, जो भी वेतन भत्ते हैं वो सभी यहाँ पर देखने को मिलती है। संसद की गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 100 व्यक्ति मेंबर है और कम से कम इतने मेंबर जिससे सदन का कार्य एग्जीक्यूट हो सके, तो हम बोलते हैं 10% होना चाहिए। तो 10% जो रहता है उसको हम बोलेंगे गणपूर्ति। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद में प्रक्रिया, नियम, ये सारी चीज हमको कहाँ देखने को मिलती है, साधारण बहुमत में। साधारण बहुमत में और कुछ चीजें और देखें, संसद एवं इसके सदस्यों और उसकी समितियों को विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं साधारण बहुमत से। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें हम देख सकते हैं साधारण बहुमत। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, ये सभी संसद के पावर है। साधारण बहुमत के द्वारा इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र जो होते हैं उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में, ये भी साधारण बहुमत से चेंजेस किए जा सकते हैं। 6ठी अनुसूची में बोल सकते हैं जिसमें विशेष जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है, असमी मैत्री यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हमको इसमें देखने को मिलते हैं 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। उसके पश्चात हम देखें संसद के विशेष बहुमत के द्वारा कुछ चीज़ें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में ऐसे ही चेंजेस नहीं किए जाएंगे साधारण बहुमत से, इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इसकी भी लिए भी हमको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। उसके बाद वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबंधित नहीं है, ये मतलब पहला जो कि साधारण बहुमत से संबंधित नहीं है और जो कि एक प्रकार से हम देखें आधे से अधिक राज्यों की सहमति वाला जो संघ फेडरल सिस्टम से अलग है, तो ये सभी जो उपबंध है वो किसके अंतर्गत आएंगे, विशेष बहुमत की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके पश्चात देख सकते हैं संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति वाले भी कुछ होते हैं जो 368 के तहत ही आता है। तो जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, इसमें आपको पता होगा राज्यों की भी सहमति होती है, तो अगर इसमें चेंजेस करना है तो राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी शक्तियों की विस्तार, मतलब दोनों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य, जैसे हम सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे उसमें ये देखने को मिलेगा। तो ये चेंजेस भी हमको राज्यों की स्वीकृति के तहत यहाँ करवाना पड़ेगा। विशेष बहुमत तो इंक्लूड है ऑटोमेटिक, पर राज्यों की स्वीकृति कहाँ कहाँ है वो हम देखने वाले हैं अभी। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी प्रावधान है वो हमको देखने मिलेगा ये राज्यों की स्वीकृति पर। केंद्रीय एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन, फिर 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय है तो वो भी हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। 7वीं अनुसूची में आपको पता है 3 लिस्ट है, कौन कौन सी, एक तो सेंटर लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। अब बताइए सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने कितने विषय यहाँ पे शामिल किए गए और पहले कितने थे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जो शेड्यूल होते हैं, मतलब एक प्रकार से जो 7th शेड्यूल है उसमें आपको लिस्ट दिखेंगी या सूची दिखेगी, 3 सूची के विषय का जो है नंबर्स लिखना है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है तो वो इसको चेंजेस करना तो राज्यों की स्वीकृति जरूरी है। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया जो अनुच्छेद नंबर स्वयं है वो उसमें अगर चेंजेस करना तो राज्यों की स्वीकृति यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये सारी चीज हमने देखे यहाँ पे। एक और चीज हम देख सकते हैं, देखिए संशोधन प्रक्रिया की यहाँ पे आलोचना की गई है। तो संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की गई है तो हम देख सकते हैं कुछ चीज़ें जो है, मतलब बहुत से जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे आलोचना की जाती है, सीमाएं इसकी बताई जाती है कि आलोचना मतलब कमियां क्या क्या है इसमें। तो आलोचकों ने जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के जो है कमियां यहाँ पे बताई है। जैसे सबसे पहले देखें तो यहाँ पे विशेष निकाय की बात कर लीजिए। विशेष निकाय मतलब जैसे संविधान संशोधन है तो संविधान संशोधन के लिए कोई विशेष निकाय यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हम बोलें यूएसए, तो यूएसए में हमको एक प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे एक निकाय देखने को मिलता है, अलग से संवैधानिक परिषद देखने को मिलती है जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को मैनेज करे। पर हमारे यहाँ भारत में इस प्रकार की कोई विशेषता नहीं पाई गई है। इसके अलावा संविधान संशोधन की जो शक्ति है जिसके अंतर्गत हम संविधान जो संसद है उसमें देख सकते हैं, संसद में अंतर्निहित है। और इस तरह जो अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल, राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णय समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक जो है उसके संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। मतलब जो विधायक है वो क्या कर सकता है, राज्य विधानमंडल का जो विधायक है वो यहाँ पे क्या कर सकता है, प्रस्ताव नहीं ला सकता है। यहाँ पे हमारे यहाँ भारत में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा को इस प्रकार की पावर दी गई है। राज्य विधानमंडल को संशोधन करने की जो प्रस्ताव है वो लाने की यहाँ पे पावर नहीं है। इसके अलावा संविधान के बड़े
भाग को अकेले संसद जो है विशेष बहुमत यानी कि 2/3 मेजोरिटी के द्वारा या फिर साधारण बहुमत जिसमें हम 51% में जो है मेजोरिटी बोलते हैं, तो इसके द्वारा अकेले संसद यहाँ पर संविधान संशोधन कर सकती है। तो इससे जो है संविधान को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है कभी कभी। इसके अलावा राज्य विधानमंडलों की अगर बात करें तो संविधान में राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने के लिए कोई सीमा या समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो ये काफ़ी यहाँ पे आलोचना देखने को मिलती है संविधान के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि इन कमियों के बाद भी हम देख सकते हैं जो संविधान संशोधन उसको नकारा तो जा नहीं सकता, मतलब उसको हटाया नहीं जा सकता। प्रक्रिया मतलब एक प्रकार से साधारण व सरल है, मतलब जो संविधान है, और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार भी हम इसको बोल सकते हैं। प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि वो सत्तारूढ़ पार्टी को अपने हिसाब से परिवर्तित करा लेना ही मतलब वो चीज़ समझे, और इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि आवश्यक परिवर्तन को स्वीकार न कर पाए। इसी के अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो व्यक्ति है केसी वेयर, इन्होंने कहा है कि लचीलापन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन हमारे भारत के अंतर्गत संविधान में उपलब्ध है। इसके अलावा यह जो है भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार की संविधान मतलब संशोधन प्रक्रिया के प्रशंसक एक प्रकार से इनको माना जाता है। एक और व्यक्ति है ग्रीनबेल ऑस्टिन, इनके अनुसार अगर देखें तो संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है। हालांकि यह जो है बहुत जटिल है और यह काफ़ी कम संविधान का विविध गुण वाला इसको बोल सकते हैं। तो ग्रीनबेल ऑस्टिन और केसी वेयर इन्होंने क्या कथन कहे ये आपको याद रखना, कभी कभी कथन में ये पूछ लिया जाता है। तो ये तो चीज़ें देखें हमने संविधान संशोधन के बारे में। अब देख लेते हैं हम कुछ प्रमुख संविधान संशोधन। देखिए हालांकि आपको ये वाला टॉपिक था, पर मैंने आपको संविधान संशोधन कैसे होता है वो सारी प्रक्रिया उसमें आपको बता दिया, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब संविधान संशोधन क्या क्या हुए तो इंपॉर्टेंट बस देख रहे हैं। अगर आपको कंप्लीट रूप से चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम पूरी PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए यहाँ सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ, ये संविधान संशोधन का क्रमांक है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। क्या क्या हुआ यहाँ पे? कानून की रक्षा के लिए संपत्ति का अधिग्रहण की व्यवस्था यहाँ पे की गई। इसके अलावा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े जो कानून थे उनको 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची कब जुड़ी आप देख सकते हैं, मतलब 1951 में 9वीं अनुसूची यहाँ पे जुड़ गई। तो पहले आपको पता रहा होगा जब संविधान मतलब एक प्रकार से बनाया गया था तो 8 अनुसूची थी और यहाँ पे 9वीं अनुसूची जुड़ गई है 1951 में, याद रखना ये चीज़ें। दूसरा संविधान संशोधन की अगर बात करें तो 1952 में हुआ। लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7.5 लाख लोगों से अधिक किया गया यहाँ पे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत राज्यों के 4 वर्गों को समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई दी गई। परंतु वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमको देखने को मिलते हैं। 10वां संविधान संशोधन हुआ 1961 में। दादर और नागर हवेली को जो है भारतीय संघ में शामिल किया गया। उसके बाद देखें तो 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन देखने को मिलता है यहाँ पे। 12वां संविधान संशोधन 1962 की अगर बात करें, गोवा, दमन, दीव भारतीय संघ में शामिल कर लिए गए। उसके बाद 13वां संविधान संशोधन यहाँ देखें तो यहाँ देख सकते हैं 1962 में ये देखने को मिलता है। जैसे नागालैंड जो पूर्वोत्तर राज्य है उसको एक प्रकार से राज्य का दर्जा और विशेष उपबंध देखने को मिलता है यहाँ पर। इसके बाद हम देख सकते हैं प्रमुख मतलब संविधान संशोधन में 14वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये भी 1962 में देखने को मिलता है। इसमें हमको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। 3 चीज़ें मतलब 2 है। देखिए पुदुचेरी भारतीय संघ में शामिल हो गया, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव, इसके अलावा पुदुचेरी, ये सभी जो है विधानमंडल एवं विधान परिषद यहाँ देखने को मिलती है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जो है 15वीं भाषा के रूप में शामिल हो गई। चलिए बताइए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है वर्तमान में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ। तो असम से जो है मेघालय का निर्माण, यानी कि असम से हटाकर एक राज्य बनाया गया मेघालय। इसके अलावा 24वां संविधान संशोधन 1971 में, तो ये संसद का अधिकार यहाँ पे संविधान संशोधन करने का और राष्ट्रपति की मंजूरी यहाँ पे जरूरी, यहाँ पे जो है ये निर्धारित किया गया। 31वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ। लोकसभा की सीटों की संख्या यहाँ पे 525 से 545 कर दी गई, ये देखना आपको। 36 में अगर देखें 36वां संविधान संशोधन 1975 में, तो सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसके अलावा हम देख सकते हैं
42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। तो यहाँ देखिए प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा, ये काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हम। 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। और नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया भाग 4 का में, यानी कि 10 मूल कर्तव्य यहाँ पे जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 44वां संविधान संशोधन 1978, देखिए इसमें काफी तोड़ मड़ोड़ कर दी गई थी 1976 में। तो 2 साल पश्चात ऐसा महसूस हुआ कि इसमें काफी मतलब जो है चेंजेस किए जाए। तो आंतरिक अशांति जो शब्द है जिसके कारण नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती थी, उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, मतलब जो आर्टिकल नंबर 31 है फंडामेंटल राइट के तहत वो आता था, उसको हटाकर 300A में कानूनी अधिकार का दर्जा यहाँ पर दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट उसको मेंटेन करेगी। अब 20 और 21 को आपात में निलंबित नहीं किया जा सकता। 20 और 21 क्या है? फंडामेंटल राइट है, यानी कि सभी को आपातकाल में क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है, परंतु इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 52वां संविधान संशोधन 1985, तो काफी इंपॉर्टेंट है। दल बदल के मामले को जो है निर्हक मतलब एक प्रकार से अमान्य ठहराया जा सकता है। ये मामला जो है 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो देखिए 9 अनुसूची तो पहले से उपलब्ध है, अब 10वीं भी जुड़ गई है, तो अब टोटल मिलाकर 10 अनुसूची हो गई, याद रखना आपको। यहाँ देख सकते हैं हम 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। जैसे वयस्क मताधिकार हमने पढ़े थे, तो वो भी इसी के अंतर्गत यहाँ देखने को मिलता है। किसी भी धर्म, जाति, लिंग का व्यक्ति हो, 18 वर्ष की उम्र कम से कम होना चाहिए, वो मताधिकार का उसको पावर होता है, यानी कि वोट डाल सकता है लोकसभा विधानसभा चुनाव में। 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। ये देख सकते हैं हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है दिल्ली और पुदुचेरी भी शामिल हुआ। पहले शामिल नहीं थे, परंतु अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा जो है उनको 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। टोटल मिलाकर ये भाषा हो गई 18, पहले 15 थी, अब 3 और जुड़ गई, ये हो गई 18। प्रमुख संविधान संशोधन के अंतर्गत हम देखें तो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है 1992 में। तो जो पंचायती राज है, पंचायती राज में एक नया भाग यहाँ पे ऐड हुआ, मतलब संविधान में भाग 9, और एक नई अनुसूची ऐड हुई जिसका नाम है 11वीं अनुसूची, और 29 विषय इसमें टोटल ऐड हुए। तो संविधान संशोधन हुआ 73वां 1992 में। पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है उसके तहत ये इसको संविधान में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ, और इसमें नगर पालिकाओं को जोड़ा गया। इसमें भाग 9 के अंतर्गत का जोड़ा गया, और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और भाग इसके 18 थे। तो पंचायती राज और नगर पालिकाएं जो नगर निगम है वो कंप्लीट रूप से 73 और 74वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया। फिर देख सकते हैं 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। जैसे कि आपको पता है 42वां संविधान संशोधन में टोटल 10 मूल कर्तव्य को ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, परंतु ये देखिए 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। तो एक प्रकार से एक और यहाँ पे हमको जो है मूल कर्तव्य देखने को मिलता है, मतलब अनुच्छेद का के तहत एक नया कर्तव्य जोड़ दिया गया। दूसरी चीज 2 और देखने को मिलती है, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार, यानी कि अनुच्छेद नंबर 21 का, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार यहाँ पे बनाया गया। दूसरी चीज नीति निदेशक जो सिद्धांत है उसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदली गई, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। फिर यहाँ देखें 92वां संविधान संशोधन 2003 में देखने को मिलता है। तो यहाँ देखें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, तो कुल भाषा 22 हो गई। फिर देखें तो 96वां संविधान संशोधन 2011 में देखने को मिलता है, उड़िया के स्थान पर उड़िया का उच्चारण किया गया। जो 8वीं अनुसूची में जो भाषा है उसको उड़िया बोला गया उड़िया के स्थान पर। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। तो ये सहकारी समितियां हम देख सकते हैं भाग 9 खा में जोड़ी गई, 243 या ज से 243 या न तक यह व्यवस्था की गई। इसके अलावा सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार कर दिया गया अनुच्छेद नंबर 19 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 99वां संविधान संशोधन 2012 में हुआ, जिसमें एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। यानी कि पहले कॉलेजियम सिस्टम चलता था, बाद में एनजेसी आ गया, पर एनजेसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और कॉलेजियम सिस्टम अभी लागू है, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। 100वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2015 में। ये देखिए भारत बांग्लादेश से संबंधित है, सीमाओं की अदला बदली यहाँ देखने को मिलती है। कुछ क्षेत्र बांग्लादेश के भारत तरफ थे और भारत के बांग्लादेश तरफ, तो उनका अदला बदली यहाँ देखने को मिलती है। 101वां संविधान संशोधन सबको याद होगा 2017, वस्तु एवं सेवा कर। अच्छा, आपको बताना है वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू हुआ था, याद होगा डेट आपको। उस डेट को वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर।
102वें नंबर का संविधान संशोधन 2018 में हुआ। तो ये देखिए एनसीबीसी, नेशनल जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ओबीसी आयोग जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पे गठित किया गया, उसको कानूनी रूप से दर्जा प्रदान किया गया 2018 में 102वां संविधान संशोधन के तहत। 103वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो 2019 में ये देखने को मिलता है। आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उनको हम देख सकते हैं 10% यहाँ पे आरक्षण प्रदान किया गया है। इकोनॉमिक्स वीकर्स सेक्शन EWS, इनको 10% आरक्षण की व्यवस्था 2019 में 103वां संविधान संशोधन के तहत की गई। तो ये तो थे कंप्लीट रूप से अभी तक के लेटेस्ट संविधान संशोधन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वो हमने यहाँ पे देखे। अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो हम बाद में देखेंगे। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं, ताकि आपके दिमाग में एक बार फिर से पिक्चर क्रिएट हो जाए। तो चलिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले शुरुआत में देखे थे संविधान की संरचना वाला कॉन्सेप्ट क्या था, जो कैसे कैसे हम देख सकते हैं उसको विकास होता गया उसका, और फाइनली जो केशवानंद भारती मामला है उसमें उसका फाइनल रूप देखने को मिलता है बेसिक स्ट्रक्चर का। तो केशवानंद भारती मामला आपको याद रखना है 1973, जो कि केरल राज्य के विरुद्ध थे और अभी वर्तमान में इनका निधन भी हो गया है। 42वें संविधान संशोधन, मिनर्वा मिल्स, वामन राव मामले, ये सभी हमने देखे। मूल संरचना के तत्वों के बारे में जाने, कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर के तहत यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद हमने देखे यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बेसिक स्ट्रक्चर के तहत, वो देखें। अब संविधान संशोधन क्या होता है, उसकी प्रक्रिया, भारतीय संविधान, उसके बाद उसका जो प्रावधान है 20वां अनुच्छेद, मतलब जो 20वां भाग है, और अनुच्छेद नंबर 368 उसके तहत ये देखने को मिलता है। इसके बाद हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में देखा, यानी कि 368 के तहत जो है उसका प्रावधान है किसी भी सदन का व्यक्ति उसमें प्रस्ताव ला सकता है राज्य विधानमंडल को छोड़कर, ठीक है, और विशेष बहुमत से पास होने के पश्चात, राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के पश्चात अगर देखें तो वो कानून बन जाता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान बिल्कुल नहीं है इसमें। इसके अलावा संशोधन के प्रकार हमने देखे, 2 प्रकार के संशोधन का प्रावधान है, परंतु हम 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। कैसे 3 प्रकार से? 2 प्रकार के संशोधन तो है, एक तो विशेष बहुमत जो 368 के तहत है, और दूसरा है साधारण बहुमत। तो उसके अलावा साधारण बहुमत है, विशेष बहुमत है, और विशेष बहुमत के साथ में आधे से अधिक राज्यों की सहमति होना जरूरी है। तो ये कंप्लीट रूप से यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। उसके बाद देखें संसद के साधारण बहुमत जो है उसके तहत कौन कौन सी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है, वो हमने यहाँ देखें। उसके बाद संसद के विशेष बहुमत में फंडामेंटल राइट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में देखें, और ऐसे उपबंध जो साधारण बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के तहत नहीं आते हैं वो सभी आते हैं विशेष बहुमत में। उसके बाद संसद के विशेष बहुमत जो राज्यों की स्वीकृति वो हमने देखें। संशोधन प्रक्रिया की आलोचना के संबंध में देखें, ये देखिए KCVR ने क्या कहा था वो हमने यहाँ पे देखें। उसके बाद हमने जो है संविधान संशोधन के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें जाने हैं कंप्लीट रूप से, जो अभी तक वर्तमान तक जो कंप्लीट संशोधन हमको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ संविधान संशोधन और प्रमुख संविधान संशोधन हमने देख लिए हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं वैचारिक तत्व हमारे चल रहा है, जैसे कि भारतीय संविधान संशोधन के तहत निर्माण हमने देख लिए, विशेषताएं देख ली हैं संविधान की, बेसिक स्ट्रक्चर देख लिए हैं, प्रमुख संविधान संशोधन को भी हमने देख लिए, यानी कि एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया इसके अंतर्गत। अब दूसरा पार्ट हमारा चलेगा वैचारिक तत्व, जैसे उद्देशिका जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं। उसके बाद हम मूल अधिकार देखेंगे। मूल अधिकार लगभग 2-3 लेक्चर में जाएगा ये, हालांकि फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छे से पढ़ेंगे उसको। फिर हम देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मूल कर्तव्य, ठीक है, दार्शनिक भाग जो होते हैं ये कंप्लीट रूप से हम देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं किसी भी प्रकार का अगर आपको कमेंट, मतलब एक प्रकार से सुझाव देना है, या फिर आपके सामने कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की कमी है, तो आप सुझाव देने के लिए कमेंट जरूर करें, ठीक है, और आंसर तो आप जरूर दिया करिए। ये सजग, मतलब एक प्रकार से जिम्मेदार नागरिक होता है, जैसे राष्ट्र का, जैसे गवर्नमेंट होती है सभी योजनाएं लागू करती है, तो उसी प्रकार जिम्मेदार नागरिक क्या होता है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, उसके लिए मौलिक कर्तव्य उसको प्रदान किए गए। उसी प्रकार भी आप एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान बनिए। अगर मेरे द्वारा कंसिस्टेंसी बढ़ती जा रही है, लेक्चर अच्छे से बनाए जा रहे हैं, समय पे आए जा रहे हैं, तो आपके द्वारा कंसिस्टेंसी रहना चाहिए कि आप जो भी मैं पूछता हूँ वो आप कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको पसंद नहीं आता तो उसमें सुझाव जरूर दें। और एक और चीज़ होती है कि आप जो है लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, यानी कि लोगों को जोड़े इससे, ताकि सबका फायदा होते चले। देखिए आपका भी फायदा हो रहा है ना, तो आप बिल्कुल ये चाहेंगे कि दूसरे का भी फायदा हो, तो अब तभी आपका जो है फायदा सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से आपको चलना है। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।